एक गांव में महेश और वाणी नाम के पति पत्नी रहते थे। वाणी समझदार थी। महेश के पास एक पुरानी ऑटो थी। वो उसमें संतरे के बागानों से संतरों को बाजार में ले जाता था। एक बार बहुत बड़ा तूफान आया और सारे बाग और संतरे पानी में बह गए। इससे उसके पास और कोई काम नहीं रह गया था। घर पे खाली बैठकर दुखी होता रहता था। ये देखकर वाणी बोली, क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों बैठे हो? तो फिर क्या करूं? उस तूफान ने सारे बगीचे बर्बाद कर दिए। मुझे और कोई काम नहीं आता। हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है। अब ये घर कैसे चलेगा? इस तरह उदास बैठ जाने से क्या आपका घर चलेगा? कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अपना ऑटो है ना, उसमें पैसेंजर्स को ड्रॉप किया करो। उन किराए के पैसों से किसी तरह घर चला लेंगे। बात तो ठीक है, लेकिन ऑटो बहुत पुरानी हो गई है। लोग चढ़ेंगे क्या? पहले तुम ऑटो चलाना शुरू तो करो। ऑटो लेकर महेश रास्ते में पैसेंजर्स के लिए ढूंढता रहा। पूरा दिन मेहनत करने पर भी सिर्फ 3-4 लोग ही ऑटो चढ़े, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज ऑटो लेकर घूमता रहता था। इसी तरह एक दिन एक प्राइवेट फाइनेंस करवाने वाला दिनेश नाम का आदमी उसका ऑटो चढ़ा। महेश को उदास देखकर बोला, क्या बात है भाई, उदास क्यों हो? घर पे कोई समस्या है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है साहब। फिर क्या बात है? क्या बताऊं साहब, इससे पहले इस ऑटो में संतरों को बाजार ले जाने का काम करता था, लेकिन तूफान में सारे बगीचे बह गए। तब से घर चलाने के लिए ऐसे बाहर ऑटो चला रहा हूँ। अच्छा, बस इसीलिए इतनी दुखी हो रहे हो? हाँ, इसीलिए साहब। पुरानी ऑटो है कह के लोग नहीं चढ़ रहे हैं। नई ऑटो खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। अच्छा, तो ये तुम्हारी चिंता है। ठीक है, कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना। तुम्हें मैं फाइनेंस के पैसे दूंगा। नई ऑटो खरीद लेना। हर महीने किस्तों में पैसे भर देना। साहब, आपने भगवान की तरह मुझे बचा लिया। मैं कल जरूर आऊंगा। अगले दिन दिनेश के ऑफिस जाकर एग्रीमेंट के कागज पर दस्तखत करके पैसे लेकर नई ऑटो खरीदकर उसे चलाने लगा। गाड़ी नई थी तो काफ़ी लोग ऑटो में चढ़ने लगे। इस तरह कुछ ही महीनों में उसने फाइनेंस के पैसे चुका दिए। बहुत शुक्रिया साहब, आपकी वजह से ही मैं आज खुश हूँ। आपका उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें क्या है, यही मेरा काम है। अग्रीमेंट के कागज घर पर रखे हैं, कभी और आकर ले जाना। अरे उसमें क्या है साहब, आप क्या मुझे धोखा देने वाले हो? रहने दीजिए आपके पास। 2 महीनों बाद क्रांति नाम का आदमी महेश के पास आया। नमस्ते भाई, आपने अभी तक ऑटो के लिए हुए पैसे नहीं चुकाए। 1 हफ्ते में पैसे नहीं भरे तो ऑटो को जब्त कर लूंगा। मैंने तो सारे पैसे भर दिए, पिछले महीने ही। तो फिर क्लियरेंस के पेपर्स दिखाइए। मेरे पास नहीं है। तो फिर पैसे तैयार रखो, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। महेश ने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। 1 हफ्ते बाद दिनेश और क्रांति दोनों महेश के घर आए। आपको कौन चाहिए साहब? क्या बोला? ऑटो के फाइनेंस के पैसे निकाल। फाइनेंस? कौन सी गाड़ी का? ऑटो के लिए पैसे उधार लिए थे ना। ऑटो? मेरे पास उस गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी नहीं है साहब। कहकर उसने संतरे के आकार के गाड़ी को दिखाया। उसे देखकर दिनेश अचंभित रह गया। संतरे की गाड़ी? हाँ, वही मेरी गाड़ी है। आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और गलती से मेरे पास आ गए। जाइए जाइए। दिनेश बिना कुछ कहे वहां से चला गया। समस्या हल हो गई। तब से महेश उस संतरे के ऑटो में ही
लोगों को घुमाकर पैसे कमाने लगा। अंजी सुबह सुबह मंदिर गया, घंटी बजाई, भगवान को नमस्कार वगैरह किया। भगवान, एक हाथ में ब्लेड रख दिया, दूसरे हाथ में कैंची। चलो कोई बात नहीं, पर भरी हुई पर्स वाली एक जेब क्यों नहीं दिखा रहे हो भगवान? क्यों भगवान आपको मुझ पे इतना गुस्सा है? इसलिए आज मैं आपका ही हुंडी उठा के भाग रहा हूँ। उसने फिर से घंटी बजाई और बस अंजी और हुंडी दोनों गायब। अंजी मंदिर में गायब हुआ तो अपने घर में प्रत्यक्ष हुआ। हे भगवान, इस हुंडी में सोना, चांदी, पैसे, गहने, इतना कुछ दिला दे भगवान। हुंडी में से 5 रुपए का एक सिक्का गिरा, गोल गोल घुमा और नीचे गिर गया। ये देखकर अंजी के होश उड़ गए। लगता है भगवान के भी पैसे टाइट है। हे भगवान। अरे हुंडी को ढूंढते हुए कहीं पुजारी जी तो नहीं आ गए? कौन आया होगा? दरवाजे के सामने अंजी का दोस्त बॉस को खड़ा था। ए तू है? दरवाजा क्यों खटखटा रहा था? बुला सकता था ना? लगता है कोई बड़ी पेटी चुराई है। पेटी तो बड़ी है पर खाली है। अरे इस पेटी के बारे में भूल जा, तेरे को सही मैटर बताता हूँ। क्या है? ये शहर के चोरों की इलेक्शन हो रही है। हाँ तो तू खड़ा हो जा, जीत जाएगा ना तो शहर तेरी मुट्ठी में। अच्छा, ऐसा हो सकता है? अरे हाँ, तू इलेक्शन लड़ रहा है, जीत रहा है और पूरी शहर की वाट लगा रहा है। चल ठीक है, वाट लगा देते हैं। फिर वो इलेक्शन में खड़ा हुआ और जीत भी गया। जीतने के बाद उसने सारे चोरों की एक मीटिंग बुलाई। मेरे प्यारे चोर भाइयों, आपके अमूल्य वोट देके मुझे जिताने के लिए बहुत धन्यवाद। आज तक आपने जितनी भी मुश्किलें उठाई, उनका अंत करते हुए मैं नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाऊंगा। आज से अगर एक घर पे किसी का नजर हो तो उस घर पे दूसरा नहीं चोरी कर सकता। आज से हमारा यूनियन का चंदा होगा आपके चोरी का सिर्फ 10%। आज से आप कौन से इलाके के कौन से घर पे चोरी करने जा रहे हो, हमें एक दिन पहले ही इत्तिला कर देना, क्योंकि तब हम ये देख सकते हैं कि उसी वक्त उसी घर पर आपका कोई दूसरा साथी ना पहुंच जाए। मेरे प्यारे चोर भाइयों, आज से आप जो भी चीज को छुए वो सोना हो जाए, हर जेब में भरी पर्स आपको मिले, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। धन्यवाद। इसके बाद से हर रोज कोई भी घर पर चोरी करने जाना हो, एक दिन पहले ही वो चोर आके अंजी को सारा डिटेल्स दे जाता था। चोरी का सामान सारे चोर अपने घर में छुपाया करते थे, पर जब वो बाहर जाके वापस आते, उन्हीं के घर में चोरी हुआ होता। उनमें से एक चोर था जिसका नाम था बंटी। वो अपना घर को बारीकी से देखने लगा तो पीछे की खिड़की के पास उसे एक लाइटर मिला। ओहो, तो ये तेरा काम है। रुक जा बेटा, मैं भी बताता हूं। उसने सारे चोरों को मैसेज किया। दूसरे दिन सारे चोर अंजी से मिलने आ पहुंचे। क्या बात है, सारे एक साथ आए हैं? ओह, एक बैंक चोरी करने का सोच रहे थे। आप हमारा साथ दो तो 50% आपका, बाकी हम सब लोग बांट लेंगे। उस दिन रात को सारे चोर मिलकर वो बैंक के पास गए और ताला तोड़ दिया। अब अंदर चलो। आप चलिए सर, हम यहीं रहते हैं, कोई आए तो सिग्नल दे देंगे। अंजी लॉकर तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। इतने में उस पर कई सारे लाइट गिरे। पीछे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए थे। यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस स्टेशन के रास्ते में अंजी का घर पड़ता था, पर उसका घर गायब हो चुका था। ईंटों समेत सब कुछ चुराया गया था। मैंने तुम्हारे घर में चोरियां की,
तुमने मेरे घर को ही चुरा लिया और उसे सबक मिला। चोरी के धंधे में भी ईमानदारी की बहुत जरूरत होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।